हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब जनरली हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं या मान लीजिए हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें जो आपका डोमिनेंट फैक्टर बनता है वो बनता है स्टडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि स्टडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इंडियन पॉलिटी में और भी कुछ एस्पेक्ट होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान को आधार बना के व्यवहार करने की बात करें तो आज की जो हमारा चर्चा रहेगा, यानी कि आज का जो हमारा मेन डिस्कशन रहेगा, उसमें भारतीय संविधान के एक आर्टिकल को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग फिलहाल हमारा जो डिस्कशन बना हुआ है वो आर्टिकल्स ओरिएंटेड है। और फिलहाल अभी जो मेजर 1 आर्टिकल्स हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं या आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इफेक्टिव, वेरी कैलकुलेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, उनका सिग्निफिकेंस काफ़ी अच्छा है। तो उन तमाम प्रकार के आर्टिकल्स को हम लोग क्या हैं डिफरेंट क्लासेस के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम इस आर्टिकल को उठाने जा रहे हैं, आप इसको कहेंगे आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88। अच्छा, हमने कई बार परीक्षाओं में देखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 को आधार बना करके जब वो आपके सामने क्वेश्चन इस्टेब्लिश करने की बात करता है तो जो आपका रेस्पेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो क्या है, बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज ओरिएंटेड है। क्या है? लैंग्वेज ओरिएंटेड है। हाँ, अगर उसे कोई हल्की फुल्की बात करनी होगी तो हल्की फुल्की बात करेगा, तो कैसे करेगा हम आपको शुरुआत में बताना चाहेंगे। हल्की फुल्की बात किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में 2 प्रकार के सवाल आपके सामने वो क्या है रखने की कोशिश करेगा, हम आपको बताते हैं। एक सवाल की लैंग्वेज आपको ऐसी मिल सकती है कि जो केंद्रीय स्तर पर मंत्री परिषद की व्यवस्था आपको दिखाई पड़ रही है, और मंत्री परिषद की व्यवस्था में जो मंत्रीगण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो वो जो आपके मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स का एक विशेषाधिकार पाया जाता है। यानी कि जो आपके रेस्पेक्टिव मिनिस्टर्स हैं, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनका एक विशेषाधिकार पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का निम्न में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल मंत्रियों के विशेषाधिकारों की चर्चा करता है। और जिन विशेषाधिकारों की चर्चा करता है, इनका जो कंप्लीट एसोसिएशन है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के साथ है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के साथ है। तो वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका राइट आंसर होना चाहिए। इन द सेम वे एक क्वेश्चन और आपके सामने स्टेब्लिश किया जाता है, इसमें कहेगा कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो भारत के महान्यायवादी के एक विशेषाधिकार पर चर्चा करके चलता है, और ये जो आपका विशेषाधिकार है इसका भी वेरी डायरेक्ट एसोसिएशन या वेरी कंप्लीट जो आपका एसोसिएशन होगा वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के साथ होगा। तो हम तो यही कह करके चलेंगे कि अगर इस लैंग्वेज के बिहाफ पे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने इस्टेब्लिश किया जाता है तो ये तो क्या बनेगा, बहुत ही इजी नेचर का आपके सामने क्या बनेगा, एक क्वेश्चन आपके सामने बन करके आएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आर्टिकल 88 को जब आपका एग्जामिनर कैलकुलेट करने की बात करता है तो जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज काफ़ी क्या बन जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव बन जाती है। तो अगर लैंग्वेज आपकी कॉम्प्रिहेंसिव है, कन्फ्यूजिंग है, तो वहाँ पे आपका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए आपको आर्टिकल 88 को थ्रोली डिस्कस करना पड़ेगा। हर एस्पेक्ट को आपको क्या है बारीकी के साथ डिस्कस करके चलना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग्स आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है, ड्राफ्टिंग्स आपको क्या बना के चलनी पड़ेंगी। और आर्टिकल 88 हम आपको बताना चाहेंगे आपके एग्जामिनेशन में रेगुलर बना हुआ है, रेगुलरिटी के साथ आता है। लगातार यहाँ से क्या आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है पुटअप किए जा रहे हैं। तो मान लीजिए हमने आपके सामने क्या लिखा, आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का हमने आर्टिकल क्या उठाया, आर्टिकल 88 उठा लिया, आर्टिकल 88। तो सबसे पहले तो आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि आर्टिकल 88 में क्या है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग आपको यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश करके चलना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में क्या आपको दिखाई पड़ता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में क्या डिस्कशन है, हम पूरा लिख करके चले तो ऐसा लिखा जा सकता है कि डिस्कशन अबाउट स्पेशल प्रिविलेजेस।
डिस्कशन अबाउट स्पेशल प्रिविलेजेस। और ये जो आपके स्पेशल प्रिविलेजेस होंगे इनको भी आप क्या है फर्दर थोड़ा क्लासिफाइड करके चलेंगे, इनको भी आप क्या फर्दर क्लासिफाइड करके चलेंगे। जब इनको आप फर्दर क्लासिफाइड करके चलेंगे तो आप ये बता के चलेंगे कि ये जो आपके स्पेशल प्रोविज़न स्पेशल प्रिविलेजेस हैं ये किसके लिए काम करेंगे। तो एक तो आप सीधा लिख सकते हैं टू द मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार के जो आपके मंत्रीगण होंगे उनके रिगार्डिंग ये जो आपके स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जिनका डिस्कशन आर्टिकल 88 में उनके लिए काम करेंगे। एक सीधा आप यहाँ पे लिख करके चलेंगे कि टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीधा आप लिख करके चलेंगे टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वेरी फर्स्ट जो आपकी ड्राफ्टिंग बनेगी तो वेरी फर्स्ट ड्राफ्टिंग में आप देखिएगा मैंने किस प्रकार की टर्मिनोलॉजीज का यूज किया है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट जो आपकी टर्मिनोलॉजीज है वो क्या बनती है कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस आपको मिल जाते हैं। और ये जो आपके स्पेशल प्रिविलेजेस हैं ये बेनिफिट्स किसको देने का काम करेंगे। तो आपका व्यवहार दो तरह के होना चाहिए। एक तो आप क्या करेंगे टू द मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक को आप क्या कहेंगे टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि लैंग्वेज बनाना आपको आना चाहिए। अगर आप मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अगर आप लैंग्वेज ओरिएंटेड हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप आर्टिकल 88 को क्या है अप्रोच करके चलते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है, ये अपने आप में एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है कि आपका जो संविधान है वो रिगार्डिंग आर्टिकल 88 किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आपके साथ करके चलता है या किस प्रकार की जो अपेक्षा है वो आपसे क्या करके चलता है। तो बात कर लेते हैं, है ना। दो तरह के एस्पेक्ट आपको डिस्कस करने, इन दोनों को हम लोग क्या इन पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक बात समझो कि मान लीजिए आपने क्या कहा, देखो बात समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या कहा मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के आपके मंत्री। तो देखो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, है ना, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं अगर आप इनको टैली करने की बात करोगे तो आप इनको टैली किसके साथ करोगे, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं अगर आप इनके फिजिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, यहाँ पर फिजिकल कंपोजिशन का राइट मीनिंग ये होगा कि केंद्रीय सरकार के जो आपके मंत्रीगण होते हैं उनका जो आपका फिजिकल कंपोजिशन है, तो यहाँ फिजिकल कंपोजिशन पर आपको नंबर की कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहाँ आपको फिजिकल कंपोजिशन के रिगार्डिंग नंबर की कोई प्रॉपर कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, बल्कि आपको ये बताना है कि ये जो फिजिकल कंपोजिशन है आप इसको अगर मान लीजिए एक तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको कंप्लीट करने की बात करेंगे, तो आप कहाँ से करेंगे। तो कंप्लीट किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि जो आपके हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैं उसमें एक तो हाउस आपको क्या मिलता है, लोकसभा आपको मिलता है, एक हाउस आपको क्या मिलता है और राज्यसभा आपको मिलता है। तो फाइनली अब आपको ये कहने का मौका मिल जाता है कि केंद्रीय सरकार के जो आपके मंत्रीगण हैं यानी कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं, अगर आप उनके फिजिकल कंपोजिशन की बात करोगे तो फिजिकल कंपोजिशन में आपको यहाँ पे नंबर की बात नहीं करनी है, एक तरीके से आपको कंप्लीशन की बात करनी है। तो यहाँ कंप्लीशन का मतलब ये हो जाता है कि इन मंत्रियों को आप कहाँ से उठाओगे। तो कंप्लीशन के रिगार्डिंग आप राज्यसभा से भी कुछ लोगों को मंत्री बना सकते हैं और कंप्लीशन के रिगार्डिंग क्या आप लोकसभा से भी क्या है कुछ लोगों को मंत्री बना सकते हैं। इसी बात को आधार बना करके हम आपको समझाना चाहेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार यही सवाल पूछा गया, उसने कहा कि निम्न कथनों पर विचार करो, और विचार करके उसने लिखा कि केंद्रीय मंत्री परिषद का जो विस्तार है वो केवल लोकसभा तक सीमित है। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि केंद्रीय मंत्री परिषद में जो मंत्री शामिल होते हैं वो केवल लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है।
अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कैलकुलेट करने की बात करते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जोड़ने की बात करते हो और उसके भी अगर आप फिजिकल कंपोजिशन की बात करते हो, नंबर की कैलकुलेशन आप नहीं करते हो बल्कि आप कंप्लीशन की कैलकुलेशन करते हो, तो केंद्रीय मंत्री परिषद में जो मंत्री होंगे वो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं और वो किसके मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। यानी कि एक कंक्लूजन आपने ये निकाला कि केंद्रीय मंत्री परिषद का जो विस्तार है वो विस्तार लोकसभा को भी टच करके चलेगा और क्या है, राज्यसभा को भी क्या है, टच करके चलेगा। यहां हम लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर तो हैं ही हैं, साथ ही साथ क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद के क्या है साथियों, मंत्री भी हैं। तो ये बात आपके माइंड में कैलकुलेट होनी चाहिए, है ना। अगर हम डिस्कशन करते हैं तो एग्जामिनेशन की जो आपके रेस्पेक्टिव लैंग्वेजेस बनती हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी ग्रिप में आ जाती हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं, इसमें क्या है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए जो फर्दर कैलकुलेशन आपको करके चलनी है, यहाँ पर हम दो प्रकार की कंडीशन बनाएंगे कि जो फर्दर कैलकुलेशन आपको करके चलनी है, तो फर्दर कैलकुलेशन में कंडीशंस हम बनाएंगे, क्योंकि अगर आप कंडीशंस बनाना जानते हैं तो फिर आपका जो डिस्कशन है उतना ही क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। दैट मीन्स क्या हो जाता है, उतना ही आसान होना जाता है। हमने कहा आपसे कि कोई ए है, हमने कहा आपसे कोई ए है और ए को हमने क्या कहा, मान लीजिए मेंबर ऑफ द लोकसभा। बात को बड़ी प्यार से समझ लेना, ए को हमने क्या कहा, मेंबर ऑफ द लोकसभा, ओके। एंड साथ ही साथ हमने आपको क्या कहा, ए को हमने क्या कहा, मिनिस्टर ऑफ, ए को हमने क्या कहा, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ए जो हैं वो लोकसभा के मेंबर भी हैं और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ हमने आपको क्या बताया, साथ ही साथ क्या है, वो केंद्रीय सरकार के क्या है, मंत्री भी हैं। तो अब ए के अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक डिस्कशन करना पड़ेगा और ये जो आपका डिस्कशन होगा तो हम इसमें पूरा पूरा कह सकते हैं कि डिस्कशन अबाउट द privileges of A regarding to राज्यसभा, ठीक है। यानी कि अब हम क्या है, एक विशेषाधिकार पर चर्चा करने जा रहे हैं और एक का जो ये विशेषाधिकार होगा ये राज्यसभा में क्या होगा, कैलकुलेट होगा, है ना। कंडीशन पूरी समझ लो, ये जो है वो मेंबर लोकसभा का है लेकिन वो क्या है, मिनिस्टर ऑफ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो अगर हम आर्टिकल 88 को कैलकुलेट करने की बात करें, क्योंकि हमारा मेन बेस क्या है, आर्टिकल 88 है, तो अगर आप आर्टिकल 88 को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो यहाँ पर आप फर्दर आपको क्या डिस्कस करके चलना पड़ेगा, डिस्कशन अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ ए, किसके संदर्भ में, रिगार्डिंग टू द राज्यसभा या राज्यसभा के संदर्भ में। तो राज्यसभा के संदर्भ में देखिए इसके जो आपके प्रिविलेजेस होंगे वो कैसे कैलकुलेट होंगे। राज्यसभा की जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं, राज्यसभा की जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं इनमें क्या कर पाएगा, पार्टिसिपेट कर पाएगा। राज्यसभा की जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं इनमें क्या कर पाएगा साथियों, पार्टिसिपेट कर पाएगा। अच्छा, राज्यसभा की जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं, राज्यसभा की जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं इनमें क्या मिलेगा, इसको राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार भी मिलेगा। क्या मिलेगा, राइट टू स्पीक, दैट मीन्स क्या मिलेगा, बोलने का अधिकार भी मिलेगा, ओके। अच्छा, राज्यसभा की जो यहाँ पर प्रोसीडिंग्स होंगी, राज्यसभा की जो यहाँ पर क्या होंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, ओके। तो यहाँ पर अब आपको ये कहना पड़ेगा कि राइट टू वोट, ठीक है। तो राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि साथियों राइट टू वोट का अधिकार तो आपको उसी हाउस में मिलता है जिस हाउस के आप क्या हैं, मेंबर हैं। देख रहे हो, एक आर्टिकल और एक आर्टिकल को अगर आप थोरोली डिस्कस करने की बात करोगे तो कितनी टाइप की लैंग्वेजेस आप बना सकते हो।
यानी कि पूरी कंडीशन मैंने आपके सामने बनाई राज्यसभा के रिगार्डिंग, जो इनका स्पेशल प्रिविलेजेज इनके होंगे यहाँ पर, तो जो स्पेशल प्रिविलेजेज हैं उनमें जो आपकी इफेक्टिव कैलकुलेशन होगी, आप क्या करेंगे कि राज्यसभा की जो आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी उनमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, राज्यसभा की जो आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी उनमें राइट टू स्पीक बोलने का अधिकार भी होगा, लेकिन राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स होंगी उनमें राइट टू वोट मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। कंफ्यूज्ड मत होना, कंफ्यूज्ड मत हो जाना। सेकंड कंडीशन और बनाते हैं, तो सेकंड कंडीशन में हमने किसको लिया, मान लीजिए बी को लिया, और सेकंड कंडीशन में बी को मान लीजिए हमने क्या कहा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इसके बिल्कुल अपोजिट बना लो, मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा, डन। और साथ ही साथ इनको हमने क्या माना, बिल्कुल सेम कंडीशन ये वाली आपको बनानी है, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार के क्या है, मंत्री हैं। तो बिल्कुल सेम डिस्कशन आपको करना है, लेकिन यहां पर आपको जो थोड़ा लाइन है उसमें चेंज हो जाएगा। सेम डिस्कशन आप लोग कैसे करेंगे, आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग हम पूरा लिख के दिखाते हैं दोबारा आपको। डिस्कशन अबाउट द प्रिविलेजेज ऑफ बी रिगार्डिंग टू अब यहां क्या हो जाएगा आपका, लोकसभा, क्या हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है। तो अब देखिए यहां की कंडीशन कैसी बनेगी, यहां की कंडीशन ऐसे बनेगी कि अब आपको लोकसभा की रिगार्डिंग कैलकुलेट करना है, वहां आपने राज्यसभा की रिगार्डिंग कैलकुलेट किया था, तो यहां लोकसभा की जो आपकी रेस्पेक्टिव प्रोसीडिंग्स होंगी, लोकसभा की जो आपके रेस्पेक्टिव क्या होंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, उनमें इनको क्या मिला रहेगा, राइट टू पार्टिसिपेट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो आर्टिकल 88 कहता है राइट टू पार्टिसिपेट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो नीड किसकी है, आर्टिकल 88 की है। राइट टू स्पीक भी आपको देना पड़ेगा, राइट टू स्पीक भी आपको देना पड़ेगा, राइट टू स्पीक भी क्या है साथियों, आपको यहां पर दे के चलना पड़ेगा। बट इन द सेम वे जो आपने यहां कहा था, राइट टू वोट आपको यहां भी नहीं देना है, राइट टू वोट क्या आपको यहां भी नहीं दे के चलना है, क्योंकि यहां भी वही कैलकुलेशन है कि मतदान यानी कि वोट तो आप उसी हाउस में कर पाओगे जिस हाउस के आप क्या हैं, मेंबर हैं। तो आर्टिकल 88 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो शामिल आपके मंत्रीगण होते हैं उनके संदर्भ में जो स्पेशल प्रिविलेजेस देकर के चलता है, तो स्पेशल प्रिविलेजेस की ये कैलकुलेशन है। इसमें लैंग्वेज ओरिएंटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनते रहते हैं, तो बड़े ठहराव के साथ आपको समझ के चलना पड़ता है। मैं फिर आपको समझाना चाहूँगा कि आर्टिकल 88 के अंतर्गत जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के नहीं हैं, बल्कि किन के, मिनिस्टर्स के हैं। और आप जानते हैं कि मिनिस्टर्स के रूप में तो आप तब तक काम करोगे जब तक कि आपके यहाँ लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं। हालांकि एक कंडीशन आती है, उसको हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो आपके मंत्रीगण हैं, मंत्रीगणों का जो स्पेशल प्रिविलेजेस का ग्राउंड है, स्पेशली अंडर द लाइट ऑफ आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने इसको क्या है, डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अब आर्टिकल 88 में जो फर्दर स्पेशल प्रिविलेजेज आपको डिस्कस करके चल रहे हैं, किसके बनेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बनेंगे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी आप थोड़ा इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, हालांकि वहाँ पे हल्का सा एक चेंज होगा, और वो जो चेंज है ना, वही चेंज कई बार आपको कन्फ्यूज करके चलता है, और उसी को लेकर के आपके जो आंसर्स हैं कई बार क्या हो जाते हैं, रोंग भी हो जाते हैं। तो आपका आंसर रोंग नहीं होना चाहिए, आपको बड़े प्यार के साथ क्या है, कैलकुलेट करके चलना है ना। अब हम डिस्कशन किसका करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर हम आर्टिकल 88 को कैलकुलेट करते हैं और आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कशन किसका करते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेज, और ये जो आपके स्पेशल प्रिविलेजेज हैं हम किसके रिगार्डिंग दिखाएंगे, अब रिगार्डिंग टू AGI
AGI का मतलब क्या हुआ? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। तो आप जानते हैं कि ये जो आपके स्पेशल प्रिविलेजेज हैं, ये कार्य किसके लिए करेंगे? यहाँ पर इनके हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। एक बात यहां पे जोड़ के चलो, जोड़ के आप क्या चलोगे कि आपकी एक मेजर नेसेसिटी यहां पे बन जाती है कि आपको जोड़ के चलना पड़ेगा कि AGI कैन नॉट बी अ मेंबर, कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पर व्यवस्था ये है कि जो AGI हैं वो संसद के किसी भी सदन के क्या है मेंबर नहीं हो सकते। ये एक आपकी मेजर नेसेसिटी यहाँ पे बन जाती है। इसको आपको जोड़ के यहाँ पर क्या साथियों चल के चलना पड़ेगा। अब आप जान पा रहे हैं कि हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब क्या है? लोकसभा, और साथ ही साथ क्या आपका राज्यसभा। लोकसभा और क्या राज्यसभा। अब इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि इन दोनों के रिगार्डिंग आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग आपके जो AGI हैं उनके स्पेशल प्रिविलेजेस आपको यहाँ पर क्या है डिस्कस करके चलने हैं। तो देखो, लोकसभा और राज्यसभा की जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा की जो आपके क्या हैं प्रोसीडिंग्स हैं, यानी कि जो कार्यवाहियाँ हैं, इन कार्यवाहियों में आपको AGI को क्या देना पड़ेगा? राइट टू पार्टिसिपेट देना पड़ेगा आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग। राइट टू पार्टिसिपेट आपको देना पड़ेगा। राइट टू पार्टिसिपेट दैट मीन्स भाग लेने का अधिकार आपको देना पड़ेगा। ओके, इसको ओके कर देते हैं। इन द सेम वे राइट टू स्पीक भी आपको दे के चलना पड़ेगा, बोलने का अधिकार भी आपको दे के चलना पड़ेगा। राइट टू स्पीक यानी कि बोलने का अधिकार भी क्या आपको दे करके चलना पड़ेगा। डन। बट राइट टू वोट, जनरली ये कहा जाता है कि राइट टू वोट आप दे करके नहीं चलेंगे। राइट टू वोट आप दे करके नहीं चलेंगे। जनरली यहाँ भी यही है कि आपको भाग लेने का अधिकार देना पड़ेगा महान्यायवादी को, आपको बोलने का अधिकार देना पड़ेगा महान्यायवादी को, लेकिन आप क्या है मतदान का अधिकार नहीं दे सकते। तो इस जनरल कंडीशन में अगर आप उनको मतदान का अधिकार नहीं देते हैं, राइट, इस जनरल कंडीशन में अगर आप उनको मतदान का अधिकार नहीं देते हैं तो आप इस लाइन को यहाँ जोड़ सकते हैं कि AGI कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो आपके महान्यायवादी हैं वो संसद के किसी भी सदन के क्या है सदस्य नहीं हो सकते। बट इसमें एक कन्फ्यूजिंग ग्राउंड है। कन्फ्यूजिंग ग्राउंड क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करें स्पेशल पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अगर हम लोकसभा के स्पीकर की एक स्पेशल पावर को यहाँ डिस्कस करने की बात करें तो लोकसभा के स्पीकर की एक स्पेशल पावर क्या होती है कि स्पीकर हैज द राइट टू बी अपॉइंटेड AGI टू बी नॉमिनेटेड होगा। ये स्पेशल पावर है लोकसभा के स्पीकर की। आप क्या कहेंगे? स्पीकर हैज द राइट टू नॉमिनेट, स्पीकर हैज द राइट टू नॉमिनेट, स्पीकर हैज द राइट टू नॉमिनेट टू द AGI, है ना, एज अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को एक राइट मिला रहता है। वो लोकसभा के अध्यक्ष को जो राइट आपने दिया तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर चाहे तो भारत के महान्यायवादी को संसद की किसी भी सदन के सदस्य के रूप में क्या है नॉमिनेट करने का अधिकार रखता है। वही मैंने लिख के आपको दिखाया कि यहाँ पर अगर आप स्पेशल पावर
ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अगर आप डिस्कस करने की बात करेंगे तो आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, स्पीकर हैज द राइट टू नॉमिनेट टू द AGI एज अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि हमारे संसद की जितनी भी समितियां हैं, हालांकि समितियों में अगर आप ज़्यादा जोर डालने की बात करेंगे तो कमेटी आपको ऐसी बतानी चाहिए जो क्या हो, लीगल मैटर्स के साथ क्या हो, अपना संबंध रखती हो। लेकिन वहाँ पर अगर आप संविधान को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो संविधान में जो फ्रेज है वो क्या है, एनी कमेटी का है। तो अगर ऐसा होता है कि अगर AGI को स्पीकर ऑफ द लोकसभा की ओर से किसी भी कमेटी के रिगार्डिंग क्या है, नॉमिनेशन दे दिया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है, तो अब ऐसी जो कमेटी होगी, है ना, ये जो आपकी यहाँ पर कमेटी आप निकालने की बात कर रहे हैं, ये जो आपकी कमेटी होगी, इस कमेटी के रिगार्डिंग उनके राइट आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग थोड़े अलग हो जाएंगे। जैसे अलग कैसे होंगे कि राइट टू पार्टिसिपेट तो आपको अभी भी देना पड़ेगा। इस कमेटी के रिगार्डिंग क्या है, जो प्रोसीडिंग होगा तो उसमें क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट क्या आपको अभी भी दे करके चलना पड़ेगा। और राइट टू पार्टिसिपेट के साथ क्या है, आपको राइट टू स्पीक भी देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा, राइट टू स्पीक भी आपको दे करके चलना पड़ेगा, यानी कि बोलने का अधिकार भी दे करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी कमेटी के नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो आप उनको क्या देंगे, राइट टू वोट का अधिकार भी देंगे भाई। यहाँ ये चेंज है, आपको उनको राइट टू वोट का अधिकार भी दे करके चलना पड़ेगा। तो ये बारीकी है। जनरली अगर आप भारत के महान्यायवादी को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, स्पेशली अंडर द लाइट ऑफ आर्टिकल 88, तो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो हैं उनके रिगार्डिंग जो उनके स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो तो बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा की आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी उनमें आपको राइट टू पार्टिसिपेट भी देना पड़ेगा, राइट टू स्पीक भी देना पड़ेगा, बट राइट टू मेंबर भी राइट टू वोट आप नहीं देंगे। बट मैंने पहले आपको लिख करके दिखाया कि AGI कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे कि दोनों राइट आप देकर के चलते हैं, बट राइट टू वोट आप नहीं देंगे। यहां आपको बहाना मिल जाता है कि राइट टू वोट हमने इस नाते नहीं दिया क्योंकि वो ना तो लोकसभा के मेंबर हैं और ना ही किसके मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। बट जो हमारे स्पीकर हैं, किसके, लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर अपने एक स्पेशल पावर का यूज कर सकते हैं और अपने एक स्पेशल पावर का यूज करते हुए AGI को पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी में नॉमिनेट कर सकते हैं। हालांकि जब नॉमिनेशन होगा तो उनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलेगी। जब नॉमिनेशन होगा तो उनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलेगी। ये लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनकी इच्छा पर डिपेंड होगा कि कब तक वो किसी कमेटी के नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में काम करेंगे। तो मेंबरशिप तो मिली है किसी कमेटी की, बस उसमें परमानेंसी आपको नहीं दिखानी है। ये बात भी आपके अपने जहन में लेकर के चलेंगे। तो अगर वो किसी भी कमेटी के नॉमिनेटेड मेंबर हो जाते हैं तो उस कमेटी की जो आपकी रेस्पेक्टिव प्रोसीडिंग्स आपके सामने आएंगी तो उनके रिगार्डिंग आपको उनको राइट टू पार्टिसिपेट देना पड़ेगा, राइट टू स्पीक आपको देना पड़ेगा। यहां आपने राइट टू वोट नहीं दिया, बट आपको यहां पर क्या है, राइट टू वोट दे करके चलना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कहने के लिए तो आर्टिकल 88 हमारे संविधान में 2-3 लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 88 के बिहाफ पर जो आपके रेस्पेक्टिव इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस जनरेट होते रहते हैं उनमें लैंग्वेज का काफ़ी बड़ा रोल आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप आर्टिकल 88 को समझ पाते हैं और अगर आप अपना पूरा बिहेवियर लैंग्वेज ओरिएंटेड बना लेते हैं तो हम तो यही मान के चलेंगे इस कक्षा को देखने के बाद आर्टिकल 88 पर आधारित अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसमें ईश्वर की कृपा से आप कभी फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो ठीक है जी, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज के डिस्कशन को विराम देते हैं। लगातार जुड़ के काम करते रहिए, लगातार अपने आप को जागरूक करते रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कराइएगा। सफलता सुनिश्चित कराने वाला मैं कोई नहीं हूँ, या मैं एकमात्र नहीं हूँ, या मैं एकमात्र नहीं हूँ। भाई मैं गौतमी पुत्र सत्कर्णी नहीं हूँ ना। अगर मैं गौतमी पुत्र सत्कर्णी होता तो उन्होंने तो अपने आप को क्या कहा, एकमात्र ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण। अगर मैं गौतमी पुत्र सत्कर्णी होता तो क्या कहता, एकमात्र अध्यापक। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपका एक आंशिक सहयोग कर रहे हैं, जितना सहयोग आपका कर सकते हैं उतना सहयोग कर रहे हैं, है ना। और चाहते हैं कि जहाँ जहाँ से आप सहयोग प्राप्त कर पा रहे हैं आप सभी जगह से अपना एक पॉजिटिव कोऑपरेशन लेते रहें और उनको मिला करके अपने एक सिनॉप्सिस तैयार करें और अपनी सफलता को क्या है सुनिश्चित करें। नमस्कार, धन्यवाद।